क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेकर भी साम्राज्य खड़ा कर देते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग, जैसे कि 18वीं सदी का एक साधारण क्लर्क, एक दिन बैंक का मालिक बन जाता है, जबकि उसी के पड़ोसी रोज रोज कर्ज चुकाने में डूबे रहते हैं? धन सिर्फ मनी नहीं है, यह एक साइंस है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी ग्रेट फॉर्चून बिगिंस विद एन आइडिया। आज हम उसी साइंस को डिकोड करेंगे। धन के रहस्यों की खोज करते समय नेपोलियन हिल ने सबसे पहले जिस सिद्धांत पर जोर दिया वह था डिजायर। लेकिन यह साधारण इच्छा नहीं है, यह वह इच्छा है जो दिल और दिमाग दोनों को जलती हुई आग की तरह खाती है, जो हर असफलता के बावजूद बुझती नहीं, जो भूख, गरीबी, उपहास और कठिनाइयों के बीच भी और गहरी होती जाती है। बहुत से लोग जीवन भर कहते रहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, लेकिन नेपोलियन हिल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अ वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। यानी धुंधली, अधूरी, हिचकिचाती हुई इच्छा आपको कहीं नहीं ले जाएगी। केवल वही लोग अपनी तकदीर बदलते हैं जिनके भीतर धन और सफलता की बुझने न देने वाली भूख होती है। अगर हम इतिहास में देखें तो इसका सबसे सटीक उदाहरण है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 18वीं सदी में पैदा हुआ यह लड़का किसी शाही खानदान से नहीं आया था। वह बॉस्टन की सड़कों पर पला बढ़ा, एक साधारण कैंडल मेकर का बेटा। शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ कुछ साल की पढ़ाई। 14 साल की उम्र में उसे अपने भाई की प्रिंटिंग प्रेस में अप्रेंटिस बनना पड़ा। वहां दिन रात स्याही और कागज के बीच काम करते करते बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह तय किया कि वह सिर्फ नौकरी करने वाला आदमी नहीं बनेगा। उसके भीतर छिपी इच्छा एक साधारण चिंगारी नहीं थी, बल्कि धधकती हुई आग थी। उसने प्रिंटिंग का हर पहलू सीखा, फिर खुद का प्रेस शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम एक सफल पब्लिशर के रूप में फैला। लेकिन उसकी भूख यहीं नहीं रुकी। फ्रैंकलिन ने विज्ञान की तरफ रुख किया, बिजली पर प्रयोग किए, बिजली गिरने से बचाने वाला लाइटनिंग रॉड खोजा। यही नहीं, वह डिप्लोमेट बना और अमेरिका की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोचिए, अगर फ्रैंकलिन के पास सिर्फ मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं जैसी धुंधली इच्छा होती, तो शायद वह जिंदगी भर बॉस्टन की किसी प्रिंटिंग प्रेस में ही धूल झाड़ता रहता। लेकिन उसकी इच्छा थी असाधारण बनने की, और यही असाधारण इच्छा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी। डिजायर का नियम यही कहता है कि आपको अपनी मंजिल इतनी स्पष्ट दिखनी चाहिए जैसे आप उसे आंखों से देख रहे हों। अगर आपकी इच्छा धुंधली है तो परिणाम भी धुंधले होंगे। जैसे कोई कलाकार बिना स्केच बनाए पेंट ब्रश उठाए और उम्मीद करे कि मास्टरपीस बन जाएगा, यह असंभव है। उसी तरह अगर आप सोचते हैं कि कभी न कभी अमीर बन जाऊंगा या शायद फ्यूचर में सफलता मिल जाए, तो यह उतना ही बेमानी है जैसे बिना लक्ष्य के तीर चलाना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि वेल्थ तभी आती है जब आप यह साफ साफ तय कर लें कि आपको कितना पैसा चाहिए, किस काम से चाहिए और कब तक चाहिए। डिजायर को वेग रहने देना यानी खुद को भ्रम में रखना। इतिहास में और भी असंख्य उदाहरण मिलते हैं। एक साधारण लेबरर एंड्रू जॉनसन, जिसने खुद कपड़े सीना सीखा, बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। वह सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसके भीतर परिस्थितियों को हराने की आग थी। 18वीं सदी के कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट को लीजिए। स्कूल मुश्किल से गए थे, लेकिन 16 साल की उम्र में छोटी सी नाव लेकर फेरी सर्विस शुरू की। उसके बाद शिपिंग और रेलरोड्स का ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि लोग उसे कॉमोडोर वैंडरबिल्ट कहने लगे। क्या वैंडरबिल्ट ने यह सब किसी मौके से किया? नहीं, यह उसकी जलती हुई इच्छा थी जिसने उसे हर कदम पर आगे बढ़ाया। अब सोचिए, आप और हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? हम अक्सर वेग गोल्स बनाते हैं, कहते हैं अच्छी नौकरी चाहिए, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए। लेकिन कितना पैसा, किस तारीख तक, किस प्रोजेक्ट से और क्यों चाहिए, यह रेयरली कोई तय करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है उन लोगों में जो एवरेज रहते हैं और उन लोगों में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। लाइफस्टाइल के तौर पर अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहते हैं तो पहला कदम यह है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल को डिटेल में लिखें। हाँ, लिखें, सिर्फ सोचें नहीं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगले 5 साल में आपके पास 50 लाख रुपए हों, तो लिखें, मैं 31 दिसंबर 2030 तक अपने डिजिटल बिजनेस के जरिए कम से कम 50 लाख रुपए कमाऊंगा। इसके बाद यह लिखें कि आप इसके बदले क्या देंगे। मैं प्रतिदिन 10 घंटे मेहनत करूंगा, नए स्किल्स सीखूंगा और क्लाइंट्स को टॉप क्वालिटी सर्विस दूंगा।
यह लिखने के बाद इसे रोज पढ़ें। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देगा। नेपोलियन हिल ने खुद कहा था, अ बर्निंग डिजायर टू बी एंड टू डू इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच द ड्रीमर मस्ट टेक ऑफ। बर्निंग डिजायर ही वह ईंधन है जो ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर अप्रेंटिस बनकर संतोष कर लेता तो आज उसका नाम शायद ही कोई जानता। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट अगर फेरी चलाकर खुश हो जाता तो वह इतिहास के सबसे बड़े टाइकून में से एक नहीं बन पाता। जूलियस सीजर अगर रूबिकॉन नदी के किनारे खड़ा रह जाता, क्रॉसिंग का निर्णय न लेता, तो रोमन एम्पायर का इतिहास बदल जाता। हर जगह, हर युग, हर इंसान की कहानी में डिजायर ही पहला कदम है। आपका भी यही सच है। जब तक आपकी इच्छा जलती हुई आग नहीं बनती, जब तक वे हर डिस्ट्रैक्शन, हर असफलता, हर क्रिटिसिज्म से भी ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाती, तब तक वह इच्छा सिर्फ एक सपना है, और सपना अक्सर रियलिटी बनने से पहले ही टूट जाता है। लेकिन जब इच्छा बर्निंग फायर बन जाती है तो वह आपको दिन रात चैन नहीं लेने देती। वह आपको रिस्क लेने पर मजबूर करती है। वह आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और वही आपको वहां पहुंचाती है जहां ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच नेपोलियन हिल के धन के रहस्य को समझना चाहते हैं तो शुरुआत डिजायर से ही करनी होगी। अपने गोल को उतना ही स्पेसिफिक बनाइए जितना किसी आर्किटेक्चर का नक्शा। लिखिए, पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए, और यह तय कीजिए कि आप उस गोल के बदले क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, क्योंकि बर्निंग डिजायर बिना सैक्रिफाइस के कभी सच नहीं होती। डिजायर ही वह सॉइल है जिसमें धन का बीज बोया जाता है। अगर मिट्टी सूखी है, अगर उसमें पानी नहीं, तो कोई बीज उगेगा नहीं। लेकिन अगर मिट्टी नम है, गहरी है, और उसमें बार बार पानी दिया जाए, तो छोटा सा बीज भी एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी तरह ऑर्डिनरी इच्छा आपको ऑर्डिनरी बनाएगी, लेकिन बर्निंग डिजायर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देगी। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन का एक सबसे बड़ा निष्कर्ष यह निकाला था कि जनरल नॉलेज से अमीरी नहीं आती। किताबों का बोझ, अनगिनत फैक्ट्स याद कर लेना, या हर विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेना, ये सब एक व्यक्ति को कल्चर्ड बना सकते हैं, उसे सोसाइटी में पढ़ा लिखा कहलाने का दर्जा दे सकते हैं, लेकिन वेल्थ कभी नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि धन पैदा करने के लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जानकारी का विशेष और उपयोगी रूप चाहिए। साधारण ज्ञान वैसा ही है जैसे समुद्र का पानी, बहुत विशाल, लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। स्पेशलाइज्ड नॉलेज उस पानी की तरह है जो पीने योग्य है, जो जीवन देता है, जो आपकी ताकत बनता है। इसी प्रिंसिपल को समझने से दुनिया का चेहरा बदला। 18वीं सदी का यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दरवाजे पर खड़ा था। भाप की शक्ति पहले से जानी जाती थी। स्टीम इंजन के क्रूड वर्जन्स बन चुके थे, लेकिन ये इंजन इनएफिशिएंट थे, भारी भरकम थे, और एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद करते थे। बहुत से लोग इन्हें बस क्यूरियोसिटी की चीज मानते थे, लेकिन यहीं आते हैं जेम्स वॉट, एक साधारण इंस्ट्रूमेंट मेकर का बेटा, जिसने अपनी यूथ में मैकेनिकल डिवाइसेस को गहराई से समझना शुरू किया। वॉट ने देखा कि स्टीम इंजन में सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी का लीकेज। जनरल नॉलेज वाले लोग सिर्फ इतना जानते थे कि भाप से मशीन चल सकती है, लेकिन वॉट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज मैकेनिकल एफिशिएंसी में था। उसने कंडेंसर सिस्टम को अलग कर दिया, जिससे एनर्जी बचने लगी और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। यही वह छोटा सा तकनीकी सुधार था जिसने पूरी दुनिया बदल दी। सोचिए, अगर जेम्स वॉट भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ सामान्य क्यूरियोसिटी पर संतोष कर लेता, तो शायद आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया अस्तित्व में ही ना आती। उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही वह बीज था जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के विशाल वृक्ष को जन्म दिया। यहां से हम यह सीखते हैं कि वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो किसी सब्जेक्ट में गहराई तक उतरते हैं और उसे प्रैक्टिकल उपयोग में लाते हैं। यहां एक और बड़ा उदाहरण है, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट। वह न तो हाईली एजुकेटेड था, न ही किताबों का स्कॉलर, बल्कि ट्रूथ यह है कि वह फॉर्मल एजुकेशन में बेहद कमजोर था, लेकिन उसमें शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज था। किशोर उम्र से ही उसने बोट्स चलाना शुरू किया। उसे करंट्स, विंड्स, टाइड्स सब प्रैक्टिकली समझ आने लगे। यह वही स्पेशलाइज्ड नॉलेज था जिसने बाद में उसे अमेरिका का ट्रांसपोर्टेशन टाइकून बना दिया। उसने पहले फेरीज, फिर स्टीम बोट्स और अंत में रेल रोड्स पर मोनोपोली बना ली। वैंडरबिल्ट की स्टोरी यह साबित करती है कि शिक्षा कितनी भी कम हो, अगर आपके पास एक फील्ड का गहरा ज्ञान है तो वेल्थ आपके पीछे पीछे आएगी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिर्फ इन्वेंशंस या टाइकून्स तक सीमित नहीं। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे लोगों से
जिन्होंने एक फील्ड में मास्टरी हासिल करके दुनिया बदल दी। 16वीं सदी के निकोलस कोपरनिकस ने एस्ट्रोनॉमी में गहराई से उतरकर ही यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह ज्ञान जनरल क्यूरियोसिटी नहीं था, यह स्पेशलाइज्ड स्टडी थी जिसने पूरे साइंस और रिलीजन की जड़ों को हिला दिया। 17वीं सदी के विलियम हार्वी ने ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खोजा। फिर से स्पेशलाइज्ड नॉलेज। उस समय हजारों लोग डॉक्टर्स कहलाते थे, लेकिन हार्वी का डेप्थ नॉलेज उसे अलग बनाता है। नेपोलियन हिल का पॉइंट साफ है, अगर वेल्थ चाहिए तो आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ही चाहिए, और यह नॉलेज आपको हर बार फॉर्मल एजुकेशन से नहीं मिलेगा। वैंडरबिल्ट का उदाहरण हमने देखा। इसी तरह हजारों आर्टिजन्स, इन्वेंटर्स, ट्रेडर्स जिनके पास स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज का सपोर्ट नहीं था, उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज से एम्पायर्स खड़े कर दिए। आज की दुनिया में भी यही सच है। इंटरनेट से हर किसी के पास इंफॉर्मेशन है। एक गूगल सर्च आपको हजारों पेजेस दिखा देगा, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन सबको प्रैक्टिकल वेल्थ में बदल सकते हैं? नॉलेज की फ्लड है, लेकिन जो व्यक्ति इसे फिल्टर करके स्पेशलाइज करता है वही अमीर बनता है। उदाहरण के लिए, लाखों लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं, लेकिन जो एसईओ या पेड एड्स में गहराई तक उतरकर स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज हासिल करता है वही क्लाइंट से हाई फीस चार्ज करता है। लाखों लोग फिटनेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफिक फील्ड जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पोस्ट इंजरी रिकवरी में विशेषज्ञ बनता है वही टॉप ट्रेनर बनता है। नेपोलियन हिल का लाइफस्टाइल टिप बिल्कुल रेलेवेंट है। आज भी इंटरनेट सबको नॉलेज देता है, पर वेल्थ उन्हीं को मिलती है जो स्पेशलाइजेशन चुनते हैं। इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली अपनाने के लिए कुछ स्टेप्स समझिए। पहला, डिसाइड कीजिए कि आपको किस फील्ड में स्पेशलाइज करना है। सिर्फ पैशन या इंटरेस्ट पर मत रुकिए, देखें कि यह फील्ड सोसाइटी के लिए कितना वैल्यूएबल है। जेम्स वॉट ने मशीन्स में स्पेशलाइजेशन किया क्योंकि उसकी वैल्यू पूरी इकोनॉमी के लिए थी। वैंडरबिल्ट ने ट्रांसपोर्ट चुना क्योंकि हर इंसान को ट्रैवल और गुड्स मूवमेंट चाहिए। दूसरा, उस फील्ड में गहराई से उतर जाइए, सुपरफिशियल मत रहिए। जनरल नॉलेज वाले लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठी करके खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए आपको लगातार स्टडी, प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन करनी होगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही किया था। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में परफेक्शन हासिल करने के बाद साइंस और डिप्लोमेसी तक एक्सपैंड किया। तीसरा, अपना स्पेशलाइजेशन दूसरों के काम का बनाइए। नॉलेज तभी वेल्थ बनती है जब वह दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करे। अगर जेम्स वॉट सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता रहता और कभी प्रैक्टिकल स्टीम इंजन डिजाइन न बनाता तो उसका नॉलेज वेल्थ में कन्वर्ट न होता। अगर वैंडरबिल्ट सिर्फ नाव चलाना सीखता और कभी बिजनेस मॉडल डेवलप न करता तो वह टाइकून न बनता। यही रूल आज भी है। चाहे आप कोडिंग सीख रहे हों, फार्मिंग में मॉडर्न टेक्निक्स सीख रहे हों या किसी एंशिएंट स्किल को रिवाइव कर रहे हों, अगर आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाता है तो वेल्थ अपने आप पैदा होगी। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा। वेल्थ सीकर्स को यह समझना होगा कि जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ ग्रेट इन क्वांटिटी और वैरायटी, इज ऑफ लिटिल यूज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी। यह लाइन एक वेकअप कॉल है। सोचिए, कितने लोग आज डिग्रीज पर डिग्रीज ले रहे हैं, BA, MA, MBA, लेकिन क्या हर MBA ग्रेजुएट करोड़पति बन जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ जनरल नॉलेज पर रुक जाता है। जो स्टूडेंट किसी एक सेक्टर जैसे फाइनेंशियल एनालिटिक्स या सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में मास्टर बनता है वही वेल्थ बनाता है। यही अंतर है एवरेज एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज अक्सर ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का प्रैक्टिकल मॉडल बनाया, चार्ल्स गुडियर, जिसने वल्कनाइजेशन प्रोसेस खोजकर रबर इंडस्ट्री बदल दी, ये सब लोग एनसाइक्लोपीडियाज नहीं थे बल्कि स्पेशलिस्ट्स थे। अब सवाल यह है, आप अपनी जिंदगी में इस प्रिंसिपल को कैसे उतार सकते हैं? सबसे पहले उस फील्ड को चुनिए जिसमें आप नेचुरली खींचते हैं और जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है। फिर उसमें इतना गहरा उतरिए कि आप बाकी 95% लोगों से अलग हो जाएं। याद रखिए, वेल्थ उन्हीं को मिलती है जिनके पास रेयर और इन डिमांड नॉलेज होता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह टूल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। जनरल नॉलेज आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको लीडर बनाता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने इसे वेल्थ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में शामिल किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ इच्छा और ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है,
अगर इच्छा बीज है और नॉलेज उस बीज का खाद और पानी, तो प्लानिंग वह जमीन है जिसमें सब कुछ रोपित होता है। बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के आपकी सारी मेहनत रैंडम शॉट्स की तरह होती है, कभी लगती है कभी नहीं। लेकिन जिस तरह कोई आर्किटेक्ट बिना नक्शे के इमारत नहीं खड़ी करता, वैसे ही धन का साम्राज्य भी बिना स्पष्ट योजना के कभी खड़ा नहीं होता। रैंडम मेहनत हमेशा रैंडम रिजल्ट देती है, और यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को धन के रहस्यों में एक केंद्रीय स्थान दिया। इतिहास में इस प्रिंसिपल का सबसे सुंदर उदाहरण है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत लोग उन्हें सिर्फ एक लेडी विद द लैम्प समझते हैं, एक दयालु नर्स जो घायल सैनिकों के बीच रोशनी लेकर घूमती थी, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं गहरी है। नाइटिंगेल केवल कंपैशन से नहीं, बल्कि मेटिकुलस प्लानिंग से नर्सिंग को मॉडर्न प्रोफेशन बनाया। 1820 में जन्मी इस महिला ने क्राइमियन वॉर 1833-1856 के दौरान जो काम किया, उसने मेडिकल हिस्ट्री बदल दी। उस समय हॉस्पिटल्स बीमारी और गंदगी के अड्डे थे। घायल सैनिक इन्फेक्शन से मर जाते थे, न कि गोली से। लेकिन नाइटिंगेल ने सिर्फ सहानुभूति दिखाने की बजाय सिस्टम को बदला। उन्होंने डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखे, स्टैटिस्टिक्स एनालाइज किए और सैनिटेशन रूल्स बनाए। उन्होंने साफ पानी, प्रॉपर वेंटिलेशन और रेगुलर क्लीनिंग को हॉस्पिटल रूटीन में शामिल किया। उनकी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ने मॉर्टेलिटी रेट को 40% से घटाकर 2% कर दिया। यानी सिर्फ दया नहीं, बल्कि प्लान और एग्जीक्यूशन ने लाखों जानें बचाईं। यही फर्क है रैंडम एफर्ट और सिस्टमैटिक एफर्ट का। नेपोलियन हिल के संदर्भ में यही प्रिंसिपल वेल्थ पर भी लागू होता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, तो यह उतना ही वेग है जितना यह कहना कि मुझे एक घर बनाना है। घर बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, वर्कर्स चाहिए, लेकिन सबसे पहले ब्लूप्रिंट चाहिए। बिना ब्लूप्रिंट के आप दीवार भी गलत जगह खड़ी कर देंगे। उसी तरह वेल्थ बनाने के लिए भी ब्लूप्रिंट चाहिए, बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की ऑर्गेनाइज्ड योजना। सोचिए, कितने लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। कारण क्या है? कारण है कि उनकी मेहनत बिना डायरेक्शन की होती है। जैसे कोई नाविक बिना कंपास के समुद्र में निकल जाए, लहरें उसे कहीं भी बहा ले जाएंगी। लेकिन जिसके पास नक्शा है, कंपास है और डेस्टिनेशन तय है, वह इवेंचुअली सही बंदरगाह पर पहुंचेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। यह एक ऐसा मंत्र है जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में दिखता है। वैंडरबिल्ट का एम्पायर भी बिना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के खड़ा नहीं हो सकता था। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन भी सिर्फ आइडिया नहीं था, उसके पीछे डिटेल्ड डिजाइन और सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की डिप्लोमेसी भी सिर्फ एलोक्वेंस नहीं थी, वह स्टेप बाय स्टेप प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। प्लानिंग का सिद्धांत यह भी सिखाता है कि आपके पास सिर्फ एक प्लान नहीं, बल्कि कई ऑल्टरनेट प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी योजना पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भी कई बार रेजिस्टेंस झेला। मिलिट्री अथॉरिटीज ने उनकी बातों को शुरू में नजरअंदाज किया, लेकिन उनके पास ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज थीं। उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश की, डेटा को वेपन की तरह इस्तेमाल किया, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज किया। आखिरकार सिस्टम को मानना पड़ा। यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की ताकत है, ये आपको ऑब्स्टिकल्स के बावजूद अडेप्टेबल बनाती है। अब प्रैक्टिकल स्तर पर देखें। आज अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो प्लानिंग का पहला स्टेप है बजटिंग। इनकम और एक्सपेंसेस का क्लियर रिकॉर्ड रखे बिना आप कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप है सेविंग। रैंडम स्पेंडिंग को काटकर अपनी इनकम का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए रिजर्व करना। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट। उस सेविंग को आइडल छोड़ने की बजाय प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाना। और यह सब रैंडम नहीं, बल्कि रिटन और ऑर्गेनाइज्ड प्लान में होना चाहिए। नेपोलियन हिल एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, प्लानिंग कभी अकेले नहीं करनी चाहिए। आपको एडवाइजर्स, पार्टनर्स और एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए। यही उनका मास्टरमाइंड प्रिंसिपल से जुड़ता है। जब आप अपनी प्लान को दूसरों की इनसाइट्स से एनरिच करते हैं, तो वह ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। लाइफस्टाइल के तौर पर आप यह आदत डाल सकते हैं कि हर साल की शुरुआत में अपनी फाइनेंशियल प्लान लिखें। सिर्फ वेग टारगेट्स मत रखिए, बल्कि क्लियर नंबर्स लिखिए। जैसे 2026 के अंत तक मैं 5 लाख रुपए सेविंग और 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करूंगा। फिर उसे मंथली और वीकली ब्रेकडाउन में बांटिए। हर महीने चेक कीजिए कि आप प्लान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो स्ट्रैटेजी एडजस्ट कीजिए। यह सिस्टम वेल्थ को प्रेडिक्टेबल बनाता है। हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों हमें बताते हैं
कि मानव मन रैंडम केओस में एनर्जी वेस्ट करता है। प्लानिंग वह ढांचा है जो एनर्जी को डायरेक्शन देता है। बिना प्लान के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना धागे की सुई से कपड़ा सीना। आप हाथ हिलाएंगे बहुत, लेकिन स्टिच नहीं बनेगा। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में यह साफ कहा गया है, एवरी मैन हु हैज accumulated a great fortune has been known to be a man of planning। वेल्थ कभी एक्सीडेंट से नहीं बनती। एक्सीडेंट से लॉटरी जीत सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल वेल्थ सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से बनती है। तो यह प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि बर्निंग डिजायर और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अगर प्रैक्टिकल दुनिया में उतारना है तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही वह पुल है जो आपके सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे हॉस्पिटल्स में साबित किया, इंडस्ट्रियल पायोनियर्स ने इसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस में साबित किया, और आज भी कोई भी व्यक्ति जो वेल्थ चाहता है उसे पहले अपना नक्शा बनाना ही होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंडिसीजन सबसे बड़ी गरीबी है। यह लाइन सुनने में बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए तो यह जीवन के हर पहलू का सबसे गहरा ट्रूथ है। कितने लोग हैं जो जीवन भर सोचते रहते हैं, मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, मैं एक दिन इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं एक दिन अपनी जिंदगी बदलूंगा, लेकिन यह एक दिन कभी आता ही नहीं। वे लोग जीवन भर प्लानिंग और सोच में फंस जाते हैं, लेकिन डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, और यही इनडिसीजन उन्हें पॉवर्टी में रखता है, क्योंकि धन का निर्माण केवल आइडियाज से नहीं बल्कि डिसीजन से होता है। इतिहास इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें 39 BC में जूलियस सीजर की कहानी में मिलता है। रोम की राजनीति उस समय क्राइसिस में थी। सीजर और रोमन सेनेट के बीच संघर्ष चरम पर था। सीजर को मिलिट्री कमांड छोड़कर साधारण नागरिक की तरह रोम लौटने का आदेश दिया गया था, लेकिन सीजर जानता था कि ऐसा करने का मतलब है उसका पॉलिटिकल करियर खत्म और शायद जीवन भी खतरे में। तब सीजर अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी पर पहुंचे। यह नदी उस समय की बाउंड्री थी, इसे पार करना मतलब ओपन रिबेलियन अगेंस्ट रोम। सीजर ने डिसीजन लेने में देरी नहीं की। उसने कहा द डाई इज कास्ट, और उसने रूबिकॉन पार कर लिया। उस एक डिसीजन ने पीछे लौटने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी क्षण से सीजर का फ्यूचर तय हो गया। रोम एक रिपब्लिक से एम्पायर में बदल गया। सोचिए, अगर सीजर इंडिसाइसिव होता, अगर वह सोचता देखते हैं कल फैसला करेंगे या थोड़ा और वेट करते हैं, तो शायद रोमन एम्पायर कभी अस्तित्व में न आता। लेकिन उसका डिसाइसिवनेस ही उसकी लेगेसी बना। यही लेसन नेपोलियन हिल हमें देते हैं। विजेता तुरंत निर्णय लेते हैं और धीरे बदलते हैं, जबकि कमजोर लोग देर से निर्णय लेते हैं और अक्सर बदलते रहते हैं। बिजनेस और धन की दुनिया में भी यही रूल चलता है। कितने लोग हैं जो हर साल सोचते हैं कि अगले साल से सेविंग शुरू करूंगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, प्रॉपर्टी खरीदूंगा, लेकिन वे हर बार डिसीजन टालते रहते हैं। समय निकल जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं, और फिर वही लोग कहते हैं काश मैंने पहले इन्वेस्ट किया होता। इनडिसीजन की सबसे बड़ी कॉस्ट यही है, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि डिसीजन का मतलब यह नहीं कि हर बार सही निकलना जरूरी है। कभी कभी डिसीजन गलत भी होगा, लेकिन अगर आप फास्ट डिसीजन लेते हैं तो आपके पास करेक्ट करने का समय होता है, जबकि जो लोग डिसीजन ही नहीं लेते वे सालों पीछे रह जाते हैं। बिजनेस हिस्ट्री इसका भी प्रमाण है। 19वीं सदी में जब रेलरोड्स का विस्तार हो रहा था, तब कई रिच मर्चेंट्स थे जिनके पास इन्वेस्ट करने का मौका था, लेकिन उन्होंने सोचा शायद यह रिस्की है, थोड़ा और वेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने डिसाइसिवली रेलरोड्स में एंटर किया। रिजल्ट, उसने पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर मोनोपोली बना ली। जिन लोगों ने इनडिसीजन किया वे इवेंचुअली वैंडरबिल्ट के सामने छोटे प्लेयर्स बनकर रह गए। यही प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। सोचिए, एक आदमी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे किस करियर में जाना है। वह कभी लॉ पढ़ता है, कभी मेडिसिन ट्राई करता है, कभी बिजनेस सोचता है, और अंत में 40 की उम्र तक वह एवरेज एम्प्लॉई रह जाता है। दूसरी ओर वही आदमी अगर जल्दी डिसीजन ले लेता तो हो सकता था कि गलत शुरुआत भी करेक्ट होकर उसे एक्सपर्ट बना देती, लेकिन इनडिसीजन ने उसका समय और एनर्जी दोनों बर्बाद कर दिया। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को निर्णय की आदत कहते हैं। वह कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस बहुत क्लैरिटी से और जल्दी लेते हैं, और इसका कारण है उनकी डिजायर और प्लानिंग ऑलरेडी क्लियर होती है। जब आपके गोल्स क्लियर हों, जब आपके पास ऑर्गेनाइज्ड प्लान हो, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। वीक पीपल इनडिसाइसिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनके गोल्स धुंधले होते हैं और उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता।
लाइफस्टाइल के लेवल पर इसका सबसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट। कितने लोग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट के बारे में सालों तक रिसर्च करते रहते हैं। वे हर सेमिनार अटेंड करते हैं, हर किताब पढ़ते हैं, हर एक्सपर्ट की राय लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्वेस्ट कभी नहीं करते। वे परफेक्शन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग डिसाइड फास्ट करते हैं वे मार्केट में छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते हैं और ग्रेजुअली सीखते हैं, जबकि जो लोग टालते हैं उनके पास केवल रिग्रेट बचता है। नेपोलियन हिल का सिंपल रूल है, डिसाइड फास्ट, करेक्ट लेटर, यानी पहले डिसीजन लेकर एक्शन लीजिए। अगर गलती हो भी जाए तो करेक्शन का मौका मिलेगा, लेकिन अगर डिसीजन ही नहीं लिया तो करेक्शन का सवाल ही नहीं उठता। इनडिसीजन परमानेंट पैरालिसिस की तरह है, यह आपके माइंड और एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि डिसाइसिव लोग ही लीडर्स बनते हैं। सीजर ने रूबिकॉन पार किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 20 की उम्र में डिसाइड किया कि वह दुनिया जीतने निकलेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिसाइड किया कि वह केवल अप्रेंटिस नहीं रहेगा बल्कि पब्लिशर बनेगा, कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट ने डिसाइड किया कि वह फेरी से रेल रोड्स तक जाएगा, और हर डिसाइसिव स्टेप ने उन्हें वेल्थ और पावर की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर आप भी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो पहला स्टेप यह है कि डिसीजन लेना सीखें। छोटी छोटी चीजों में डिसाइसिव बनें। आज ही अपना बजट लिखें, आज ही सेविंग अकाउंट खोलें, आज ही स्किल कोर्स में एनरोल हों। एक्शन इमीडिएट होना चाहिए। धीरे धीरे आपका माइंड डिसाइसिव हैबिट डेवलप करेगा, और यही हैबिट वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन बनेगी। नेपोलियन हिल की किताब में एक पावरफुल लाइन है, दोज हु रीच डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड डेफिनेटली नो व्हाट दे वांट एंड जनरली गेट इट। यही अल्टीमेट ट्रूथ है। जो लोग फास्ट और डेफिनेट डिसीजन लेते हैं वही जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और जो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए वही उसे हासिल करते हैं। तो अब सवाल है, क्या आप भी उन लोगों में रहेंगे जो सालों वेट करते हैं, या उन लोगों में जो डिसाइसिव होकर वेल्थ और लेगेसी बनाते हैं? याद रखिए, इनडिसीजन पॉवर्टी है, डिसाइसिवनेस प्रॉस्पेरिटी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस ही वह ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। डिजायर आपको लक्ष्य दिखाती है, नॉलेज आपको साधन देता है, प्लानिंग आपको नक्शा देता है, डिसीजन आपको रास्ते पर उतारता है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर परसिस्टेंस नहीं है तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। कितने लोग हैं जो बर्निंग डिजायर से शुरुआत करते हैं, ग्रैंड प्लान्स बनाते हैं, डिसाइसिव कदम उठाते हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल्स आते ही रुक जाते हैं और वहीं उनका सपना टूट जाता है। हिल साफ कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जैसे स्टील की ताकत कार्बन से आती है, वैसे ही कैरेक्टर और वेल्थ की ताकत परसिस्टेंस से आती है। अगर हमें परसिस्टेंस का सबसे शक्तिशाली उदाहरण चाहिए तो हमें आइजैक न्यूटन की ओर देखना चाहिए। न्यूटन की कहानी हमें यह सिखाती है कि टेम्परेरी डिफीट कभी भी परमानेंट फेलियर नहीं होती। 1665 में जब प्लेग के कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तब न्यूटन एक साधारण स्टूडेंट थे। वह घर लौट आए। वहां अकेलेपन में उन्होंने लाइट और ग्रेविटी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उनके आइडियाज को उस समय के कई स्कॉलर्स ने रिडिक्यूल किया। लोग कहते थे कि यह सब बकवास है, इमेजिनेशन है। उनके थ्योरीज को एक्सेप्ट होने में सालों लग गए, लेकिन न्यूटन ने रुकना सीखा ही नहीं। उन्होंने एक एक क्रिटिसिज्म को फेस किया, हर बार अपनी इक्वेशंस को रिफाइन किया, अपने ऑब्जर्वेशंस को और मजबूत किया। आखिरकार 1687 में उन्होंने अपनी महान बुक फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की। यह बुक मॉडर्न साइंस की नींव बन गई। अगर न्यूटन परसिस्टेंस न दिखाते तो शायद ग्रेविटी का लॉ कभी दुनिया तक न पहुंचता और फिजिक्स की पूरी दिशा अलग होती। यही लेसन बिजनेस और वेल्थ पर भी लागू होता है। टेम्परेरी डिफीट को लोग अक्सर परमानेंट मान लेते हैं। एक बार बिजनेस आइडिया फेल हो गया, एक बार इन्वेस्ट करके लॉस हो गया, एक बार लोग हंस दिए, तो वे कहते हैं यह मेरे बस की बात नहीं, और यहीं वे हार मान लेते हैं। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है कि हर बड़ी उपलब्धि परसिस्टेंस से ही आई है। 19वीं सदी के माइकल फैराडे को लीजिए। वह एक साधारण बुक बाइंडर का बेटा था। इलेक्ट्रिसिटी में उसकी फैसिनेशन इतनी थी कि उसने खुद एक्सपेरिमेंट शुरू किए। शुरुआती फेलियर्स ने उसे बार बार रोका। एक्सपेरिमेंट्स बार बार एक्सप्लोड हुए। साइंटिफिक सोसाइटी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने परसिस्टेंस नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद वही फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोज पाया, जो आज हर इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का आधार है। टेम्पोरेरी डिफीट, परमानेंट फेलियर।
परसिस्टेंस का प्रिंसिपल हमें यह भी बताता है कि ऑब्स्टिकल्स असल में टेस्ट होते हैं। यूनिवर्स आपको परखता है कि आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है। वीक डिजायर वाले लोग थोड़ी सी हार देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन जिनके पास बर्निंग डिजायर और परसिस्टेंस है वे ऑब्स्टिकल्स को सीढ़ी बना लेते हैं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल लिखते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर परसिस्टेंस, इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग एल्स। प्रैक्टिकल लाइफ में परसिस्टेंस को कैसे डेवलप किया जाए? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, वह फीडबैक है। अगर आपका बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो यह मैसेज है कि स्ट्रैटेजी बदलो, अप्रोच रिफाइन करो, लेकिन कोशिश बंद मत करो। थॉमस एडिसन को अक्सर उदाहरण के तौर पर लिया जाता है, लेकिन चलिए उनसे अलग देखें, जोसेफ प्रीस्टली को। 18वीं सदी का यह फिलॉसफर और केमिस्ट हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स में फेल हुआ, लेकिन परसिस्टेंस ने उसे आखिरकार ऑक्सीजन डिस्कवर करने तक पहुंचाया। अगर वह 10वीं या 50वीं फेलियर पर रुक जाता तो साइंस आज इनकम्प्लीट होती। लाइफस्टाइल के स्तर पर परसिस्टेंस का मतलब है कंसिस्टेंसी। वेल्थ क्रिएशन कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, यह डेली डिसिप्लिन है। हर दिन बजट मेंटेन करना, हर दिन सेविंग हैबिट फॉलो करना, हर महीने इन्वेस्टमेंट प्लान स्टिक करना, यही परसिस्टेंस है। लोग शुरुआत में उत्साह से सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं, पहले 2 महीने डिलिजेंटली पैसा डालते हैं, फिर किसी इमरजेंसी या डिस्ट्रैक्शन के कारण छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। परसिस्टेंस का मतलब है सिचुएशंस कैसी भी हों, आदत को जारी रखना। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को एक और डायमेंशन में भी समझाते हैं। परसिस्टेंस डेवलप्स विल पावर। जब आप बार बार रेजिस्ट करते हैं कि मैं बीच में नहीं रुकूंगा, तो आपका विल पावर स्टील की तरह मजबूत होता है, और यही विल पावर वेल्थ के जर्नी में आपका सबसे बड़ा हथियार है। हिस्ट्री हमें यह भी दिखाती है कि परसिस्टेंस कभी अकेले नहीं बल्कि सपोर्ट सिस्टम से भी आती है। न्यूटन को कैम्ब्रिज का स्कॉलरली एनवायरनमेंट इवेंचुअली मिला, फैराडे को भी मेंटोर्स मिले। बिजनेस में भी मास्टरमाइंड ग्रुप्स परसिस्टेंस को सस्टेन करते हैं। अकेला आदमी अक्सर ऑब्स्टिकल्स देखकर हार मान लेता है, लेकिन टीम में जुड़े लोग एक दूसरे को पुश करते हैं। परसिस्टेंस की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह एवरेज टैलेंट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। एक ब्रिलियंट लेकिन इम्पेशेंट व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, वहीं एक एवरेज लेकिन परसिस्टेंट व्यक्ति धीरे धीरे जायंट बन जाता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने कहा, परसिस्टेंस इज द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। अब सवाल यह है, क्या आप अपने गोल्स में परसिस्टेंट हैं, या आप भी उन्हीं लाखों लोगों में हैं जो हर साल नया रेजोल्यूशन बनाते हैं और तीसरे महीने तक छोड़ देते हैं? वेल्थ केवल ड्रीमर्स को नहीं मिलती, वेल्थ केवल प्लानर्स को भी नहीं मिलती, वेल्थ केवल डिसाइसिव लोगों को भी नहीं मिलती। वेल्थ अंततः उन्हीं को मिलती है जो परसिस्टेंट रहते हैं, जो अस्थायी हार को स्थायी हार नहीं मानते। इसलिए अगर आपका बिजनेस आइडिया फेल हो गया है, उसे मत छोड़िए। स्ट्रैटेजी बदलें, नया मॉडल ट्राई करें, लेकिन जर्नी जारी रखें। अगर आपकी पहली इन्वेस्टमेंट लॉस में गई है तो इन्वेस्टिंग छोड़िए मत। स्टडी कीजिए, मिस्टेक्स करेक्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिंग जारी रखिए। परसिस्टेंस ही वह गुप्त शक्ति है जो आपकी जर्नी को अधूरी नहीं रहने देती। न्यूटन, फैराडे, प्रीस्टली, ये सब हमें यही सिखाते हैं। टेम्परेरी डिफीट सिर्फ टेम्परेरी है। फेलियर केवल तब परमानेंट बनता है जब आप रुक जाते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है हर बार गिरने के बाद खड़े होना जब तक कि मंजिल सामने न आ जाए। नेपोलियन हिल की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक थी मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। वे कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, अकेले सीमित है। उसकी सोच, उसका ज्ञान, उसका अनुभव सब फाइनाइट है। लेकिन जब 2 या अधिक दिमाग एक कॉमन उद्देश्य से मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस। यह अदृश्य शक्ति उस समूह को एक्सपोनेंशियली अधिक क्रिएटिव, पावरफुल और इफेक्टिव बना देती है। यही कारण है कि हिल ने मास्टरमाइंड को वेल्थ क्रिएशन के सबसे महत्वपूर्ण लॉज में रखा। हिस्ट्री इसका सबसे स्ट्राइकिंग उदाहरण है, द रॉथचाइल्ड फैमिली। 18वीं सदी के फ्रैंकफर्ट में एक मॉडेस्ट मनी लेंडर मेयर अम्शेल रॉथचाइल्ड ने समझ लिया कि अकेले काम करके वह कभी यूरोप की विशाल बैंकिंग नीड्स पूरी नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने एक विजनरी स्टेप लिया। अपने 5 बेटों को अलग अलग यूरोपियन कैपिटल्स भेजा, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। यह सिर्फ एक फैमिली बिजनेस का विस्तार नहीं था, यह एक डिलिबरेट मास्टरमाइंड नेटवर्क था। हर बेटा अपने शहर की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पल्स पर नजर रखता और इंफॉर्मेशन तुरंत बाकी भाइयों तक पहुंचती।
उस समय कम्युनिकेशन स्लो थी, लेकिन रॉथचाइल्ड्स का कुरियर सिस्टम बिजली से तेज काम करता। रिजल्ट? उन्होंने वॉर्स को फाइनेंस किया, गवर्नमेंट्स को लोन्स दिए और यूरोप की सबसे पावरफुल बैंकिंग डायनेस्टी बन गए। मेयर अकेले कभी यह एम्पायर नहीं बना सकते थे, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड मास्टरमाइंड सिस्टम ने उन्हें ऐसा साम्राज्य दिया जो सदियों तक कायम रहा। यही प्रिंसिपल हर युग में वेल्थ क्रिएटर्स ने इस्तेमाल किया। सोचिए, 18वीं सदी में ही जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन की पार्टनरशिप को। वॉट के पास स्टीम इंजन का टेक्निकल ब्रिलियंस था, लेकिन बिजनेस और कमर्शियलाइजेशन की समझ नहीं थी। बोल्टन के पास कैपिटल और इंडस्ट्रियल नेटवर्क था। दोनों ने मिलकर एक ऐसा सिनर्जी बनाया जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अनस्टॉपेबल बना दिया। अकेला वॉट शायद ब्रिलियंट इन्वेंटर रह जाता और अकेला बोल्टन शायद एक साधारण मैन्युफैक्चरर, लेकिन मास्टरमाइंड ने उन्हें हिस्ट्री मेकर्स बना दिया। नेपोलियन हिल का कहना है कि मास्टरमाइंड सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग नहीं है, यह माइंड शेयरिंग है। जब दो लोग इंटेंस हार्मनी में काम करते हैं तो उनकी आइडियाज मर्ज होकर कुछ नया पैदा करते हैं। यह थर्ड माइंड वह चीज देख पाता है जो कोई अकेला नहीं देख सकता। यह कलेक्टिव इंटेलिजेंस ही है जो एम्पायर्स और मूवमेंट्स की नींव बनाती है। बिजनेस हिस्ट्री में जॉन डी रॉकीफेलर और उनके एडवाइजर्स का एग्जाम्पल भी यही साबित करता है। रॉकीफेलर अकेले ऑयल टाइकून नहीं बने। उनके आसपास अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स का एक चुना हुआ सर्कल था जो उन्हें मोनोपोली बनाने के हर स्टेप पर इनसाइट्स देता रहा। रॉकीफेलर कहते थे, I would rather earn 1% of 100 men's efforts than 100% of my own efforts. यही मास्टरमाइंड फिलॉसफी है। अकेले के 100% से बेहतर है ग्रुप का कंपाउंडेड पावर। अब अगर हम लाइफस्टाइल एंगल देखें तो यह प्रिंसिपल आज भी उतना ही रेलेवेंट है। वेल्थ शायद ही कभी अकेले बनी है। एक व्यक्ति कोडिंग जानता है, दूसरा मार्केटिंग। एक विजनरी है, दूसरा एग्जीक्यूटर। अकेले लड़ने वाला व्यक्ति लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड विजन से बंधा रहता है, लेकिन अगर वह अपने चारों ओर ऐसे लोग जुटा लेता है जो उससे बड़े सोचते हैं, जो उसकी कमजोरियों को कवर कर सकते हैं, तो उसकी जर्नी कई गुना तेज हो जाती है। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। ये ग्रुप आपके बेस्ट फ्रेंड से अलग है। ये लोग आपके एम्बिशन को फ्यूल करने वाले होते हैं, न कि उसे छोटा करने वाले। ये लोग वो होते हैं जो आपके साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, और जब आप हतोत्साहित होते हैं तो आपको फिर से उठाते हैं। लाइफस्टाइल टिप के रूप में, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो पहले यह देखिए कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं। क्या आपके आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, रिस्क से डरते हैं? अगर हां, तो यह आपके लिए इनविजिबल प्रिजन है। इसके विपरीत, अगर आप अपने चारों ओर एम्बिशियस, ग्रोथ ओरिएंटेड लोग रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच और आपका स्टैंडर्ड भी बदलने लगता है। यही मास्टरमाइंड इफेक्ट है। इतिहास इसका प्रमाण बार बार देता है। जोसाया वेजवुड, 18वीं सदी का पॉटर जिसने सिरेमिक्स इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया, अकेले नहीं था। उसके पीछे क्राफ्ट्समैन, डिजाइनर्स और ट्रेडर्स का एक मास्टरमाइंड ग्रुप था जिसने उसके इनोवेशन को यूरोप में फैलाया। द लूनर सोसाइटी ऑफ बर्मिंघम, जिसमें वॉट, वेजवुड, इरास्मस डार्विन और अन्य इंटेलेक्चुअल्स जुड़ते थे, वही मास्टरमाइंड था जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को स्पिरिचुअल लेवल पर भी एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि जब कई लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो वे कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं। यह सिनर्जी उन्हें ऐसी इंस्पिरेशन और आइडियाज देती है जो किसी अकेले व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकती। चाहे आप इसे साइंस माने या स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री इस बात का प्रमाण देती है कि बड़े बदलाव मास्टरमाइंड ग्रुप्स से ही जन्म लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी जर्नी में अकेले लड़ रहे हैं या आपने अपना मास्टरमाइंड ग्रुप क्रिएट किया है? वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में लोन वुल्फ रोमांटिक लगता है, लेकिन रियलिटी में वुल्फ पैक ही सरवाइव करता है। तो आज से तय कीजिए, अपने चारों ओर ऐसे लोग रखिए जो आपकी सोच से बड़े हों, जो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदल सकें। बिजनेस मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ग्रुप बनाइए, या कम से कम 2-3 ऐसे लोगों का सर्कल बनाइए जिनके साथ आप हर हफ्ते अपने आइडियाज और प्रोग्रेस डिस्कस कर सकें। यही वह शक्ति है जो आपको एक सीमित व्यक्ति से असीमित बना देगी। याद रखिए, अकेला इंसान सीमित है, मास्टरमाइंड अनलिमिटेड है, और यही प्रिंसिपल आपके वेल्थ की फाउंडेशन बनेगा। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड। हिल इसे द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन योर कॉन्शियस डिजायर एंड योर अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं।
यानी जो बीज आप अपने दिमाग की मिट्टी में बोते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसी को नर्चर करता है और धीरे धीरे वह बीज आपकी बाहरी जिंदगी में पेड़ बनकर खड़ा हो जाता है। सबकॉन्शियस आपका साइलेंट पार्टनर है। वह कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कभी डाउट नहीं करता। वह केवल वही प्रोसेस करता है जो आप बार बार उसे देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने सबकॉन्शियस को डाउट, फियर और पॉवर्टी से प्रोग्राम कर देते हैं और फिर वंडर करते हैं कि उनकी जिंदगी में अबंडेंस क्यों नहीं है। यानी चाहे आप चाहें या ना चाहें, आपका सबकॉन्शियस 24 घंटे काम कर रहा है। सवाल यह है कि आप उसे क्या खिला रहे हैं, फियर या फेथ, पॉवर्टी या प्रॉस्पेरिटी, स्कैर्सिटी या अबंडेंस। मिकेलेंजेलो की तरह अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस में वेल्थ और सक्सेस की स्कल्पचर विजुअलाइज करेंगे तो एक दिन वही स्कल्पचर आपकी आउटर रियलिटी बन जाएगी, क्योंकि दिमाग की मिट्टी में जो बीज बोते हैं वही पेड़ बनते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी नेपोलियन हिल के उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को सुना जिन्होंने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी। डिजायर, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये सिर्फ किताब के शब्द नहीं बल्कि जीवन के नियम हैं। रूल्स जिन्हें इग्नोर करने वाला पॉवर्टी में फंसा रहता है और जिन्हें अपनाने वाला हिस्ट्री लिखता है। सोचिए जरा, जूलियस सीजर अगर रूबिकॉन पार करने का डिसीजन टाल देता, न्यूटन अगर फेलियर्स के बाद परसिस्टेंस छोड़ देता, रॉथचाइल्ड अगर अकेले सब करने की कोशिश करता, या मिकेलेंजेलो अगर अपने सबकॉन्शियस में वो डिवाइन इमेजेस कभी बोता ही नहीं, तो क्या इतिहास वैसा होता जैसा हम आज जानते हैं? शायद नहीं। और यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच। अब बारी आपकी है। वेल्थ के बीज अब आपके हाथ में हैं। सवाल यह नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। सवाल यह है कि क्या आपके पास डिजायर उतनी तीव्र है? क्या आप डिसीजंस लेने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप परसिस्टेंस दिखा सकते हैं? और क्या आप अपने सबकॉन्शियस में अबंडेंस के बीज बोने को तैयार हैं? अगर हां, तो आज से शुरुआत कीजिए। अपने गोल्स लिखिए, अपने आसपास मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, डेली अफर्मेशंस से सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कीजिए और सबसे जरूरी, डिसाइड कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि वेल्थ का रहस्य कोई बाहरी जादू नहीं बल्कि आपके अंदर की एनर्जी है। नेपोलियन हिल का मैसेज साफ है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। तो आज ही अपने मन को कंसीव करने दीजिए, अपने दिल को बिलीव करने दीजिए और अपनी मेहनत को अचीव करने दीजिए। याद रखिए, धन का रहस्य केवल किताब में नहीं, आपके अंदर है।